हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए आज हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में। देखिए क्या होती है कि जब कोई उदासीन विलगित गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब भी उसकी एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाता है, जिसे कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। यानी कि परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो परिवर्तन होता है एंथैल्पी में, उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऊर्जा निर्मुक्त करता है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है ना। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ऊर्जा को मुक्त करे तब उस इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऊर्जा अवशोषित हो जाए तो इस इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान हमेशा धनात्मक होगा। देखिए, जिस प्रकार से कोई जो है तत्व है या परमाणु है पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसी प्रकार से वो दूसरा तीसरा भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है ना। तो इससे क्या होता है कि जो अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण कर रहा है तो उसको बोलेंगे द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तीसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसे हम कहेंगे तृतीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है ना। इसी प्रकार से आगे भी देखिए होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण किया है ना, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया है तो जो परमाणु है ऋणावेशित हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो रहा है? परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है। तो जब फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जब उसको दिया जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब प्रदान किया जाता है तो क्या किया जाता है कि ये उसे प्रतिकर्षित करता है। तब परमाणु क्या करता है? दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने लगता है, यानी कि हटाने लगता है। दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने लगता है। तब क्या किया जाता है? तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को परमाणु में प्रवेश कराने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है ना। यानी कि बाहर से ऊर्जा देनी पड़ी तो यानी कि ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है। तो जब ऊर्जा का अवशोषण होगा तो क्या होगा? द्वितीय इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, है ना। पहला इलेक्ट्रॉन जब इसे प्रदान किया जाता है इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु को, तो क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और ऋणावेशित हो जाता है, यानी कि ऊर्जा को मुक्त करते हैं। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कराया जाता है किसी परमाणु को, तो वो क्या करता है? प्रतिकर्षित कर देता है ना। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के लिए बाहर से ऊर्जा दी जाती है। तो बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो उस ऊर्जा का अवशोषण होता है, और ऊर्जा का जब अवशोषण होता है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है? धनात्मक होता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है, जबकि द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है, क्यों? ओके, तो अब समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, इसके प्रभावित करने वाले कारक में पहला है परमाणु का त्रिज्या या फिर परमाणु का आकार। तो परमाणु त्रिज्या बढ़ने पर प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल घट जाता है ना। यानी कि परमाणु की त्रिज्या बढ़ी तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कराया जा रहा है उस पर क्या होता है? नाभिक का आकर्षण बल घट जाता है ना। तो इससे क्या होता है? इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक हो जाता है ना। यानी कि पहले से उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनका मान अधिक ऋणात्मक है, लेकिन जो बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया गया ऊपर से अगर परमाणु का आकार अधिक हुआ तो तब क्या होता है? परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान है वो कम ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट है नाभिकीय आवेश। तो नाभिकीय आवेश के बढ़ने पर क्या होता है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है, और इससे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है? अधिक ऋणात्मक हो जाता है। यानी कि नाभिकीय का आवेश बढ़ जाएगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल भी बढ़ जाएगा, यानी कि नाभिक जो है, जो नया इलेक्ट्रॉन आया उस पर अधिक आकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इससे क्या होगा? उस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक ऋणात्मक हो जाएगा।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि पूर्ण पूरित तथा अर्ध पूरित कक्षकों वाले तत्वों की बात की जा रही है। तो ऐसे तत्व जिनमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले कक्षक पाए जाते हैं वो बहुत ही अधिक स्थायी विन्यास वाले होते हैं, और ऐसे तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं करते हैं ना। यानी कि जो आधा पूरा भर गया हो, आधे रूप से पूरा भरा हो, और जो पूर्ण रूप से भरा हो। जैसे कि अगर हम डी उपकोष की बात करें तो डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना। 10 इलेक्ट्रॉन अगर डी उपकोष में हो गए तो ये क्या कहलाएगा? फुल फील्ड कहलाएगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन हुए तो क्या कहलाएगा? उसे कहेंगे हाफ फील्ड वाला कक्षक, है ना। तो इस प्रकार के तत्व जो है आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करते, तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि जो नया इलेक्ट्रॉन है उसको देने के लिए इसमें क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऐसे तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पियां जो है धनात्मक होती हैं, यानी कि ऊर्जा का अवशोषण होगा, है ना। देखिए यहाँ से भी इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि फुल फील्ड या फिर हाफ फील्ड वाले जो कक्षक होते हैं तो उसमें उनकी जो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है, क्यों, है ना। चलिए नेक्स्ट है आवर्त सारणी में परिवर्तन, यानी कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का आवर्त सारणी में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो देखिए पहला है आवर्त में परिवर्तन, यानी कि जब बाएं से दाएं चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है अधिक ऋणात्मक होती जाती है ना। यानी कि बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है अधिक ऋणात्मक होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आवर्त में बाएं से दाएं चला जाता है तो जो परमाणु का आकार होता है वो घटता है ना। बाएं से दाएं जब हम चलते हैं इस प्रकार से, है ना, किसी आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं चलते हैं तो क्या होता है? परमाणु का आकार घटता है ना। नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ता है ना। देखिए बाएं से दाएं चलेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, है ना। जैसे 3 है, तीसरा तत्व है, फिर 4 तत्व आएंगे, फिर 5 तत्व, पांचवा तत्व आएगा तो उसमें क्या है? तीसरे तत्व में 3 इलेक्ट्रॉन, चौथे तत्व में 4 इलेक्ट्रॉन, पांचवें में 5 इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के आकार में वृद्धि नहीं होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है उसी उपकोष में भरे जाएंगे, है ना। तो क्या होगा? परमाणु का आकार घटेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर क्या होता है? नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है, यानी नाभिक जो है इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करता है ना। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 के बाद फिर हम अगर 6 इलेक्ट्रॉन वाले अगर हम कहें, ठीक है, तो यानी कि अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसमें फिर सिम भरा, फिर सिम बढ़ा, है ना। अभी 5 ही है, फिर जब छठा आया तो छठा भी इसी में जा रहा है। तो क्या होता है? यानी कि नाभिक का आकार तो नहीं बढ़ा, परमाणु का आकार तो नहीं बढ़ा, है ना, लेकिन नाभिकीय आवेश बढ़ गया, है ना। नाभिकीय आवेश बढ़ा, यानी कि नाभिक जो है अधिक आकर्षण बल जो है लगा रहा है, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से अपनी ओर खींच रहा है ना। तो क्या हो रहा है? परमाणु का आकार नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो यानी कि एक ही उपकोष में कई इलेक्ट्रॉन जो है भरे जा सकते हैं। अगर इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन तो हम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां इस तरह से भर सकते हैं, है ना। अगर और बड़ा हुआ तो फिर हम उसमें 8 भरते हैं, तो 1, 2, 3। तो यानी कि आकार नहीं बढ़ा लेकिन नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनों को डालना आसान है। तो क्या हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को जोड़ना आसान है ना। इलेक्ट्रॉनों को जोड़ना आसान है, इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश कराना आसान है, इसलिए आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान जो है ऋणात्मक होता है ना। ऊर्जा निर्मुक्त होती है और इलेक्ट्रॉन को जोड़ना आसान होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है। अब नेक्स्ट है देखिए वर्ग में परिवर्तन। तो वर्ग में क्या होता है? वर्ग में हम क्या करते हैं? ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, है ना। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता जाता है। देखिए ऐसा क्यों होता है कि वर्ग में जब ऊपर से नीचे बढ़ते हैं तो
तो जो तत्वों का जो आकार है वो अचानक से बड़ा हो जाता है ना। जैसे किसी वर्ग की अगर हम बात करें तो पहले आवर्त में कम तत्व रहते हैं, फिर दूसरे में अचानक से अधिक एलिमेंट्स हो गए, अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, है ना। और अधिक इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है, परमाणु का आकार जो है अचानक से बढ़ जाता है। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे क्या होता है, परमाणु का आकार जब बड़ा हो जाएगा तो इस पर नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ता है ना। नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, आकार बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश घट जाएगा ना। ठीक है, नाभिकीय आवेश जो है वो घट जाता है, यानी कि नाभिक जो है प्रवेश कराए गए इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षण बल से आकर्षित करता है। इससे क्या होता है, इससे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता है ना। यानी कि उसका आकर्षण बल जो है नाभिक का वो नए इलेक्ट्रॉन पर कम लगता है, इसीलिए जो है इसका मान कम ऋणात्मक होता जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत ऋणात्मकता। तो रासायनिक यौगिक में किसी तत्व के परमाणु की सहसंयोजक आबंध के साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। यानी कि किसी यौगिक के निर्माण में जब कोई दो या दो से अधिक तत्व भाग लेते हैं तो क्या करते हैं, एक प्रकार से सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, सहसंयोजक बंध के द्वारा एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो सहसंयोजक बंध में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में जब कोई तत्व जो है किसी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करे तो उसकी इस प्रवृत्ति को ही उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। देखिए, सहसंयोजक बंध जो होता है इसके बारे में अभी हम अगले चैप्टर में, जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई युग्म बन रहा है, कोई यौगिक बन रहा है, तो उसमें जो है दो या दो से अधिक तत्वों की जरूरत है। तो मान लीजिए कोई यहाँ तत्व है, ठीक है, कोई तत्व है एक्स मान लीजिए, और कोई यहाँ पे वाई एलिमेंट्स है ना, कोई वाई तत्व है। तो इसमें अगर साझेदारी की जाए दो इलेक्ट्रॉनों की, दो इलेक्ट्रॉन के द्वारा इनकी जो है साझेदारी हो रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरह से ये तो होता है सहसंयोजक बंध, है ना। और एक होता है विद्युत सहसंयोजक बंध जो होता है, उसमें क्या होता है, मान लीजिए ये एक्स है और ये है वाई, है ना। तो जिस इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति होती है दूसरे इलेक्ट्रॉन को, दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षण बल से आकर्षित करने की, अधिक आकर्षण बल से अपने कोश में मिलाने की, है ना, तो उसे कहते हैं, तो इसकी इस प्रवृत्ति को ही कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता, है ना। जैसे मान लीजिए एक्स है और वाई है, तो एक्स जो है अधिक आकर्षण बल से वाई के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ठीक है, तो इसी प्रवृत्ति को ही इसकी बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, है ना। तो अभी हम सहसंयोजक बंध के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको और अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता में क्या परिवर्तन होता है, इसे देख लेते हैं। देखिए, आवर्त में क्या परिवर्तन होता है कि सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है ना। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में प्रवेश करता है। ये तो पता ही है सबको कि जब आवर्त में बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में प्रवेश करता है ना, एक ही कोश में प्रवेश करता है और उस पर नाभिकीय आवेश भी बढ़ा रहता है। तो बढ़ा हुआ जो नाभिकीय आवेश होता है ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर अधिक प्रबलता से आकर्षित करता है, जिससे कि क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ जाता है ना। इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में प्रवेश करता है, नाभिकीय आवेश भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। नाभिकीय आवेश जो है आवेश आवर्त में क्या होता है, बढ़ा होता है ना। नाभिकीय आवेश बढ़ा होता है, तो बढ़ा हुआ जो नाभिकीय आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों को, जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म है उनको जो है बहुत ही तीव्रता से आकर्षित करता है, अधिक प्रबलता से आकर्षित करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बढ़ा हुआ
नाभिकीय आवेश साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को, यानी कि जिस इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी की जा रही है, तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अधिक प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करता है ना, प्रबलता से आकर्षित करता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ जाता है। ठीक, अब देखिए वर्ग में क्या परिवर्तन होता है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ा जाता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो वर्ग में क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि नाभिक का आकार क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ जाता है ना, परमाणु का आकार बढ़ जाएगा और नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा, है ना। परमाणु का आकार जो है क्या हो जाएगा, घट जाता है ना, घटता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है। ठीक है, देखिए ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉनों की, या फिर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एक नए कोश में प्रवेश करते हैं। ठीक है, नए कोश में प्रवेश करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ी और कोश की संख्या भी बढ़ती है ना। तो नए कोश में प्रवेश करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, कोश की संख्या बढ़ जाती है, जिससे परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है। परिरक्षण प्रभाव के बारे में मैंने आप लोग को बताया था, है ना, कि इस पे क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक, तो क्या कहेंगे, परमाणु का आकार बढ़ जाता, परमाणु का आकार, सॉरी यहाँ पे मैंने घटता लिख दिया है, यहाँ होगा बढ़ता है। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन नए कोश में प्रवेश करते हैं। ठीक है, कोश की संख्या भी तो बढ़ती है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो माना किसी इलेक्ट्रॉन में एक ही कोश है, नीचे वाले में देते हैं तो हम 2 हो जाता है, फिर और नीचे जाते हैं तो 3, 4, इस तरह से कोश की संख्या बढ़ गई। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ रही है। अचानक से देखिए लिथियम हुआ, सोडियम अगर देख रहे हैं, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। लिथियम में कितने होते हैं, 3 होते हैं इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए बाहर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। फिर जब सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम में क्या होते हैं, 11 हो जाते हैं सीधे, 2, 8, 11 वाला है ना। ठीक, और एक कोश और बन जाता है 11 वाला एक जो होता है, यानी कोशों की संख्या बढ़ी, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है नए कोश में प्रवेश करने लगा। ठीक है, नए कोश में प्रवेश करने में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के बीच जो परिरक्षण प्रभाव ये जो होता है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए इसके जो अंदर वाले इस कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या काम करेंगे, एक तरह से परिरक्षण का कार्य करेंगे, एक तरह से पर्दे का कार्य करेंगे। ठीक है, जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है उनके लिए जो अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या काम करेंगे, एक तरह से परिरक्षण का कार्य करते हैं, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है। तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ने से क्या होता है, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को नाभिक द्वारा आकर्षित करने की प्रवृत्ति भी घटती है। ठीक है, प्रवृत्ति घटती है, तो इस वजह से विद्युत ऋणात्मकता का मान भी घटता है। ठीक है, आवर्त में हम देख रहे थे, जस्ट इसका अपोजिट देख रहे थे कि परमाणु का आकार घट रहा था, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा था। ठीक है,
तो बढ़ा हुआ नाभिकीय आवेश जो है साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर प्रबलता से आकर्षित करता है। तो इससे क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। लेकिन जब हम वर्ग में आते हैं तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है ना, परमाणु का आकार बढ़ता है, नाभिकीय आवेश घटता है। ठीक है, नाभिकीय आवेश के कारण क्या होता है, जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म है वो नाभिक के द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, आकर्षित होने की प्रवृत्ति उनकी कम हो जाती है, जिससे कि विद्युत ऋणात्मकता का मान घट जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना था। अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।